मणिपुर गांव में रघुलाल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक बड़ा घर था जिसे वह किराए पर लगाया करता था। उस घर में अलग अलग कमरों में बहुत से किराएदार रहा करते थे। एक दिन राजू रघुलाल के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, ओ सेठ जी, मुझे आपके घर में एक कमरा किराए पर मिल जाएगा क्या? रघुलाल ने जब राजू की हालत देखी, तुम्हारी बस की बात नहीं किराए पर कमरा लेने की। तुम किराए के पैसे चुका नहीं पाओगे। चलो चलो आगे जाकर कहीं और देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। राजू रघुलाल की बातों से हताश हो गया, मानो उसके ऊपर अनेक दुखों का पहाड़ टूट गया हो। बड़ी आस से वह कमरे के लिए आया था, लेकिन सेठ की बातों में वह खामोश हो गया। फिर भी राजू ने कहा, मालिक, मैं आपके किराए के पैसे हर महीने दे दूंगा। मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। कृपया आप एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देख लो। रघुलाल ने राजू की बातों में तरस खाकर बोला, अच्छा ठीक है, कितने लोग रहोगे तुम? मालिक, हम 3 लोग हैं। अच्छा तो तुम 500 रुपए दे देना और सफाई का विशेष ध्यान रखना। कमरा हमेशा साफ होना चाहिए। ठीक है मालिक। रघुलाल ने राजू को घर के पीछे वाले कमरे की चाबी दे दी और बोला, यह लो कमरे की चाबी। राजू चाबी लेकर दूसरे दिन से छोटे भाइयों के साथ उस घर की तरफ बढ़ा जहां पर उसने कमरा किराए में लिया था। राजू और उसके भाई अब आराम से उस कमरे में रहने लगे। उनमें से सबसे बड़े वाले का नाम राजू, उसके बाद रामू और श्याम था। राजू दूसरे दिन से काम की तलाश में चले जाता है और उसे मोती लाला के पास दुकान में काम मिल जाता है। वह बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ लाला के पास काम करता है, लेकिन उसी जमींदार के पास दूसरा एक और व्यक्ति बल्लू भी काम करता था, जो बहुत ही तेज और चालाक था। हर काम में वह काम चोरी किया करता। अगर बल्लू से कोई काम गलत हो जाता तो उसे राजू के ऊपर थोप देता था, जिससे राजू को लाला से डांट पड़ती थी। एक दिन जमींदार के पास ज्यादा काम आ गया और उस दिन लाला की तिजोरी भर गई। बल्लू की नजर जब तिजोरी पर पड़ती है तो उसकी नीयत फिसल जाती है। बल्लू मन ही मन सोचने लगा, अरे इतने पैसे, आज मैं मौका देखकर कुछ पैसे साफ कर लेता हूँ। इतने पैसों में लाला को कहाँ पता चलेगा। लाला रोज दिन में खाना खाने घर चले जाता था। वह उस दिन भी खाना खाने जैसे ही घर गया, बल्लू ने मौका देख पैसे की हेरा फेरी कर दी और जब लाला शाम को हिसाब किताब जोड़ने लगा तो उसमें से 10,000 रुपए कम थे। लाला के पूछने पर बल्लू लाला को अपनी ईमानदारी दिखाने लगा। अरे लाला जी, मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ, मैं भला क्यों पैसे चुराऊंगा? हो सकता है ये जो नया लड़का काम कर रहा है, क्या पता इसने निकाले हों। लाला ने राजू से पूछा तो राजू ने साफ मना कर दिया, लेकिन बल्लू ने लाला को एक मनगढ़ंत कहानी बताकर बोलने लगा। लाला जी, जब आप आज खाना खाने घर गए थे तो मैं भी यहाँ नहीं था। शायद राजू ने यह हरकत की हो। लाला ने राजू को नौकरी से निकाल दिया। राजू ने लाला को बहुत समझाया, लेकिन लाला बहुत क्रूर था। तुम लोग ऐसे ही होते हो, मौके का फायदा देखकर चोरी कर लेते हो। राजू लाला से बोलता है, सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन लाला ने राजू की एक भी नहीं सुनी। फिर क्या था, लाला राजू को काम से निकाल देता है। राजू फिर अपने किराए के घर पर वापस लौट आता है। दूसरे दिन
जब मकान के मालिक रघुलाल को ये खबर मिली कि राजू ने चोरी की है, तो राजू के कमरे में रघुलाल पहुंच जाता है। राजू, ओ राजू, बाहर निकलो। जी मालिक, क्या बात है? अरे तूने तो लाला की दुकान से चोरी की है और मैं किसी चोर को कमरा किराए पर नहीं दूंगा। चलो भाई, कमरा खाली करो। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे ऊपर बेवजह चोरी करने का आरोप लगाया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे कमरा खाली करने को मत कहिए। मैं इस सर्दी के मौसम में अपने छोटे छोटे भाइयों को कहाँ लेकर जाऊंगा। मालिक, हम गरीब बच्चों पर दया करो। मुझसे दया की भीख मत मांगो। तुम अब एक चोर हो। तुम्हें पकड़ने कल पुलिस भी आ सकती है। क्या पता वह तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़ कर ले जाए। इससे अच्छा तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। इसमें तुम्हारा ही भला है। और वैसे भी तुम अब कमरे का किराया कहाँ से दोगे? मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं और नौकरी करके आपका पैसा दे दूंगा। रघुलाल ने उन गरीब बच्चों का सामान अपने आदमियों से कहकर बाहर निकलवा दिया। तब राजू के दोनों भाई डर के मारे सहम गए और उनके आंखों में आंसू भर आते हैं। अब राजू शाम के समय अपने दोनों भाइयों के साथ अपने सामान की गठरी लेकर चल दिया। मेरे भाइयों, मैंने चोरी नहीं की। मुझे जानबूझकर बल्लू ने फंसाया है और दुकान के मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। राजू चलते चलते अपने दोनों भाइयों को अपनी बात भी बता रहा था। भाई, हमें पता है आप बहुत ईमानदार हो। आपने चोरी नहीं की होगी। आप जैसा इंसान कहाँ मिल सकता है। चलते चलते तीनों भाई बहुत थक जाते हैं और शाम भी हो गई थी। ठंड का समय था। राजू बोलता है, आज की रात हम इसी पेड़ के नीचे ठहर लेते हैं। कल हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसा आप ठीक समझो भैया। वैसे भी हमें अब कौन रहने को घर दे सकता है। तीनों भाई उसी पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं और आग जलाकर वहीं तीनों बैठकर आग सेकने लगते हैं। कुछ देर बाद तीनों को नींद आने लगती है। उन्होंने अपनी गठरी से एक रजाई निकाली। उसे वह तीनों पेड़ के नीचे ओढ़कर सो जाते हैं। अब एक भाई दूसरे भाई से पूछता है, भाई, ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं भाई, नहीं लग रही है। ठीक हो रहा है। यही बात एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तीनों ठंड से कांप रहे थे, मगर एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए वह बोल रहे थे कि सब ठीक है। तीनों कुछ देर बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। रात को कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और साथ में हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी और इस कड़कड़ाती ठंड की वजह से तीनों की मृत्यु हो जाती है। अब सुबह भी हो चुकी थी। लोगों का उस रास्ते से आना जाना होने लगा था। जब लोगों ने उस रजाई को देखा, एक व्यक्ति ने जब रजाई हटाकर देखा तो तीनों भाइयों की मौत हो चुकी थी। यह खबर सब जगह फैल गई और ये बात दुकान वाले और मकान मालिक के कानों तक भी पहुंच गई थी। और जब उन्होंने यह खबर सुनी तो उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। अरे काश मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला होता। अरे मैंने क्या पाप कर दिया। मैंने उन्हें अपने मकान से नहीं निकाला होता तो बेचारे आज जिंदा होते। एक दिन उस रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था और उसकी नजर उस रजाई पर पड़ जाती है जो रजाई राजू के पास थी। वह उसे अपने घर ले जाता है, रजाई को अच्छे से धोता है और सुखाकर बेचने की तैयारी कर दिया होता है। अरे वाह, यह तो बहुत खूबसूरत रजाई है और इसके अच्छे दाम भी मिल जाएंगे मुझे। इस रजाई को मैं सबसे महंगे दाम में बेचूंगा। यह बहुत अच्छी रजाई है। रजाई ले लो, रजाई, अच्छी अच्छी रजाइया, सर्दी भगाने की रजाई, रजाई ले लो, रजाई। बल्लू ने आवाज सुनी तो बल्लू ने उसे बुलाकर उस रजाई को पसंद कर लिया
और पूछने लगा। अरे भाई, ये रजाई का दाम तो बताओ, क्या दाम की है ये रजाई? भाई साहब, यह बहुत अच्छी रजाई है। यह ठंड को आपके पास नहीं आने देगी। आप इसके बस 200 रुपए दे दीजिए। रजाई बहुत सुंदर थी, इसीलिए बल्लू ने उस रजाई को खरीद लिया। बल्लू रात को उसी रजाई को ओढ़कर आराम से सो गया। जैसे ही वह सोता है, रजाई बोलने लगती है। अरे भाई, ठीक हो रहा है, ठंड तो नहीं लग रही है। आवाज सुन बल्लू उठकर बैठ जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? कहीं इसके अंदर कोई भूत तो नहीं है? फिर जैसे ही वह सोता है, फिर से रजाई बोलने लगती है। अरे भाई, ठीक हो रहा है, ठंड तो नहीं लग रही है। फिर से बल्लू उठकर बैठ जाता है। ऐसे ही बार बार रजाई बोलने लगती है। बल्लू के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। दूसरे दिन बल्लू उसी रजाई वाले के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, तुमने ये कैसी रजाई दी है? ये तो बोल रही है। रात भर मुझे इसने सोने नहीं दिया है। इसके अंदर कहीं भूत तो नहीं है? ये रजाई कहाँ से लाए हो तुम? सच सच बताओ मुझे। रजाई वाले ने बल्लू को सारी बात बताई। ये सुन बल्लू की हालत खराब हो गई। इसका मतलब वो रजाई राजू की है। डर के मारे बल्लू ने लाला को सारी बात बताई कि कैसे उसने पैसे चुराए और राजू को फंसा दिया। नमक हराम, तूने इतना बड़ा पाप किया है। आज तेरी वजह से राजू और उसके भाई इस दुनिया में नहीं हैं। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुक अभी। इसके बाद लाला ने पुलिस को बुलाया और बल्लू को आजीवन कारागार में डाल दिया। इसके बाद लाला ने वह रजाई ले जाकर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद से राजू और उसके भैया की आत्मा को शांति मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।